नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस। आज हम पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए इन कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और वो किस तरह कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से डिफरेंट होता है। फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी है तो वो क्यों है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं और पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक फंडामेंटल लॉ है और एक ऑर्गेनिक लॉ है। ऑर्गेनिक लॉ मतलब लिविंग एंटिटी जिसमें अमेंडमेंट पॉसिबल हैं, जिसे बदला जा सके समय के हिसाब से। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन दैट एस्टेब्लिशेस द कॉन्सेप्शन, करेक्टर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। करेक्टर का मतलब होता है कि नेचर ऑफ गवर्नमेंट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट क्या है। कॉन्सेप्शन का मतलब क्या आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करना है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन दैट एस्टेब्लिशेस द कॉन्सेप्शंस, करेक्टर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, जहाँ भी पूछी जाती है आपको लिखना है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर की बात करें हम, पार्लियामेंट की, तो इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आते हैं। आगे देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन एक सर्वोच्च लॉ होता है और एंड ऑल अदर लॉज एंड कस्टम्स इन ऑर्डर टू बी वैलिड सेल कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ स्पेशल लीगल सेंसिटी written by people or citizens since it derives its power and authority from the people directly as mentioned in the preamble। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी पावर डिराइव करता है डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इट्स सिटीजन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट मतलब देश और यहाँ के सिटीजन्स, उनके बीच में रिलेशनशिप जो है रेगुलेट करता है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। इट मीन्स अ सिस्टम हैविंग अ लिमिटेड गवर्नमेंट, दैट इज अ गवर्नमेंट हुज पावर आर नॉट अनलिमिटेड, अनरेस्ट्रिक्टेड और दैट एक्ट्स आर्बिट्रेरी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड करना। जितना कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ है गवर्नमेंट उतना ही काम करे, अपनी मनमर्जी के मुताबिक काम ना करे। तो ये यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है किसी देश में, वहाँ की गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है, तो वहाँ ये नहीं कहा जाएगा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है कि गवर्नमेंट को लिमिटेड करना, गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से काम न कर सके, जो उसकी मर्जी आए वो करे, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है कि गवर्नमेंट के को पता हो कि उसके काम क्या हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उसी के हिसाब से काम करे। तो देयर इज़ नो वन टू प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मिस यूजिंग इट्स पावर्स, अप्रोच अपॉन द राइट ऑफ पीपल एंड बी करप्ट। तो गवर्नमेंट जो है अपनी मनमर्जी के मुताबिक काम करेगी तो वो करप्शन करेगी। जस्ट हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट इनफ टू एंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। किसी देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हो। किसी गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करना, किसी गवर्नमेंट की पावर को कंट्रोल करना है जिसमें वो मिसयूज ना कर सके, तो इसके लिए क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ पावर कर देते हैं। जैसे सभी पावर एक ही के पास ना रहे, जैसे लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब ये तीनों एक दूसरे को कंट्रोल करेंगी जिससे कोई एक डिक्टेटर ना बन जाए, जिससे यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट बना रहे, एक दूसरे पर निगरानी बनी रहे। अगर सारी पावर, ये तीनों पावर एक ही के हाथ में दे दी तो वो मिसयूज करेगा, फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं आ पाएगा। ठीक है, सो व्हेन स्टेट डज नॉट मिसयूज द पावर देन दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल। जहाँ पर सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाए तो समझिए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, क्योंकि उनके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दिए गए हैं जिससे वो
एक दूसरे की निगरानी में काम करते हैं, जिससे वो गलत काम नहीं कर पाते। मीडिया इज ऑल्सो अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। इट कैन स्टॉप द एग्जीक्यूटिव टू स्टॉप मिसयूज ऑफ पावर। मीडिया भी एक चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का। ये भी एग्जीक्यूटिव को अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। जैसे कि CWG स्कैम हुआ था, कोल स्कैम हुआ था, CWG स्कैम हुआ था, कोल स्कैम हुआ था। तो मीडिया ने यहाँ पे काफ़ी हेल्प किया था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को एंश्योर करने में। द प्रोविज़न विच एंश्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रीवेल्स। ऐसे कौन से प्रोविज़न है जिनसे पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इंडिया के अंदर? पहला है डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है डेमोक्रेटिकली फॉर्म हुआ है, बनाया है। दूसरा है सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर तीनों अलग अलग हैं। तीसरा है चेक्स एंड बैलेंसेस, ये तीनों एक दूसरे पर निगरानी रखते हैं। अगर पार्लियामेंट कोई गलत लॉ पास कर देता है अपनी मनमर्जी के मुताबिक तो जुडिशरी एक्शन में आ जाती है, और जुडिशरी अपनी मनमानी करती है तो पार्लियामेंट में लेजिस्लेटर एक्शन में आ जाते हैं। तो ये एक दूसरे पर जो है चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं। रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ है। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप एक्शन लेती है अगर पार्लियामेंट्री कुछ गलत करे तो लॉ बनाकर। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी है। फंडामेंटल राइट्स हैं यहाँ पे, जिनको ध्यान में रख के सरकार को काम करना है। सरकार किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती है, ये उसको ध्यान में रखना है। तो सरकार अपनी मनमर्जी के मुताबिक काम नहीं कर पाएगी। स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी है। एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल मीडिया है। मीडिया एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई कुछ गलत काम करता है तो मीडिया उस पर सवाल जवाब करेगी, जिससे उसे जवाब देना पड़ेगा, तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा। फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं? इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी एंड फिलॉसफी ऑफ द नेशन स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कि ये जो है उस देश की क्या फिलॉसफी है, क्या आइडियोलॉजी है, किस तरह से चल रहा है वो देश, उसको रिफ्लेक्ट करता है। इट वैलिडेट्स ऑल अदर लॉज इन दिस कंट्री, और ये लॉ जो बनाए जाते हैं उनको वैलिडेट करता है। प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट दैट इज इट्स कंपोजिशन, और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट का जो फ्रेमवर्क है वो कैसा होगा, जैसे कि कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट, क्या क्या गवर्नमेंट के अंदर शामिल होगा, किस तरह से वो काम करेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट इटसेल्फ गिव्स द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन खुद में अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक जो है लिविंग एंटिटी है, इसमें बदलाव पॉसिबल है समय के हिसाब से, तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद अलाउ करता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकते हैं। डिस्क्राइब द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स एंड रेसिडेंट ऑफ कंट्री, और जो इंडिया में लोग रह रहे हैं उनके जो क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं, उनको ये निर्धारित करता है। वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सो लेंदी। अब भारत का संविधान इतना लेंदी क्यों है, बड़ा क्यों है? बिकॉज ऑफ सो डाइवर्सिटी लाइक सोशल, जियोग्राफिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक। क्योंकि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी, विविधता बहुत ज़्यादा है, चाहे हम सोशली बात करें, चाहे जियोग्राफिकली, चाहे कल्चरली या इकोनॉमिकली। अलग अलग प्रकार का कल्चर पाया जाता है, जियोग्राफिकल रीजन अलग अलग हैं, सोसाइटीज़ अलग अलग हैं, इसलिए सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जिससे किसी के हित का वायलेशन ना हो। तो सारी चीज़ों को अगर शामिल करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा होगा। Based on Government of India 1935, which was already a bulky, so after adding so many things in it become Indian Constitution। क्योंकि जो भारत का संविधान जब बनाया गया था तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है, और 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो पहले से ही इतना बड़ा था, और उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल कर दी गई, तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन डजंट टॉक अबाउट ओनली सेंटर, इट टॉक्स अबाउट द स्टेट ऑल्सो। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकार के बारे में बात नहीं करता है, राज्य सरकारों के बारे में भी बात करता है, इसलिए बड़ा है। इट इज़ एन ऑर्गेनिक, कीप्स चेंजिंग डे बाई डे व्हेन न्यू एक्ट और लॉ मेड एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये एक ऑर्गेनिक एंटिटी है, लिविंग एंटिटी है, इसमें बदलाव पॉसिबल है। तो जैसे जैसे नई नई चीज़ें
नए नए लॉ बनते जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होते जाते हैं, तो ये इसकी लेंथ जो है बढ़ती जाती है। एंड सो मैनी थिंग्स आर देयर अपार्ट फ्रॉम दिस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्सेप्ट क्या है? अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 वी गॉट दिस परमिशन टू फॉर्म सच अ बॉडी विच मेक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कैबिनेट मिशन प्लान था, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 था, उसमें हमें परमिशन मिली थी कि हमें एक ऐसी बॉडी बनाएं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद करे। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्स द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए फॉर्म की गई थी। एंड और इसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर इसको अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। सो 26 जनवरी 1949 टू फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड लाइक अ पार्लियामेंट। सो 26 जनवरी 1949 से लेकर जब तक पहले आम चुनाव नहीं हुए थे तब तक के ड्यूरेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी। सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो इसमें 389 मेंबर थे इनिशियली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट सोवरन बॉडी इन बिगिनिंग। शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक जो है सोवरन बॉडी नहीं थी। इसमें बहुत सारे दखल लोग कर सकते थे, अपने विचार रख सकते थे, एज इट वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। एंड इट कुड हैव बीन डिसॉल्व्ड बाय ब्रिटिश ओनली, और ये ब्रिटिश के द्वारा ही डिसॉल्व की जा सकती थी। But Constituent Assembly asserted its sovereign character by passing a resolution that it could not be dissolved except through its own resolution supported by 2/3 majority। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो तब तक डिसॉल्व नहीं की जा सकती जब तक कि टोटल मेंबर जो हैं असेंबली के उसमें से 2/3 मेंबर हाँ न कर दें। आफ्टर पासेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑन 15 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज्यूम्ड द फुल सोवरेन कैरेक्टर। और जैसे ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 15 अगस्त 1947 को पास होता है, उसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है पूरी तरह से सोवरेन कैरेक्टर मिल जाता है। इट बिकम नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग बॉडी बट ऑल्सो अ लॉ मेकिंग बॉडी। इसने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं बनाया, इसके साथ साथ इसको परमिशन लॉ बनाने की भी थी। लॉ मेकिंग बॉडी एक्टेड लाइक अ फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अभी जो पार्लियामेंट चल रही है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है शुरू में काम किया था पार्लियामेंट की तरह, तो इसे मिनी पार्लियामेंट भी कह सकते हैं और फर्स्ट पार्लियामेंट भी कह सकते हैं इंडिया की। एंड कंटिन्यूड वर्क टिल फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1952। और 1952 में जो पहले आम चुनाव हुए थे तब तक इसने काम किया एज अ पार्लियामेंट। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है? देखिए, फिलॉसफी अंडरलाइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिप्रेजेंटेड इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो इंडियन नेशनल की जो फिलॉसफी थी वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में दिखाई देती है, विच वाज मूव्ड फर्स्ट, जिसकी शुरुआत हुई 13 दिसंबर 1946 को बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड गॉट एडॉप्टेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हमने एडॉप्ट कर लिया। इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसके मेन पॉइंट्स क्या क्या थे? इंडिया इज टू बी ए डेमोक्रेटिक सोवरन और रिपब्लिक। इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक सोवरन और रिपब्लिक बॉडी होगी, और टू हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी इंडिया के अंदर, ना कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब दोनों केंद्र और राज्य मिल बांट के काम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। टू प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप एंड वोकेशन। और इसमें जो है लोगों को फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ फेथ और फ्रीडम ऑफ वर्शिप,
इसके अधिकार दिए गए। टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड टू पीपल फ्रॉम माइनॉरिटी, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज, और ऐसे लोग जो माइनॉरिटी क्लास से बिलोंग करते हैं और बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके लिए सफिशिएंट सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए। टू अटेन राइटफुल एंड ऑन्ड प्लेस इन द वर्ल्ड, कंट्रीब्यूटिंग द वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और ध्यान रखा गया कि वर्ल्ड पीस को हमेशा ध्यान रखा जाए कोई भी काम करने से पहले। जैसे कि एक एग्जांपल है नेम नॉन अलाइव मूवमेंट। जब दो लोगों के बीच में, दो देशों के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में युद्ध हो रहा था, तो इंडिया ने किसी भी पार्टी का साथ नहीं दिया था और अपना खुद का एक फॉर्म किया था, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जिसे हम नॉन अलाइव मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें यहाँ साबित किया इंडिया ने कि हम हमेशा वर्ल्ड पीस चाहते हैं, हम किसी का साथ नहीं देंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन हुज आर्टिकल्स आर कोडिफाइड। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसके आर्टिकल लिखे हुए हैं एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में, जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, एक किताब में सारे लीगल जो लॉज हैं वो लिखे हुए हैं, एक ही जगह आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। बट प्रोविजन ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट कोडिफाइड इनटू अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं वो एक ही डॉक्यूमेंट में लिखे हुए नहीं रहते हैं, वो एक लिविंग एंटिटी होती है। ऑल द लॉज मेड बाई लॉ मेकिंग बॉडी बिकम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जैसे जैसे लॉ बनते जाते हैं कंट्री में, वो उसमें शामिल होते जाते हैं, लेकिन वो एक जगह नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। उसका पार्ट माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो लॉ बनते जाते हैं, लेकिन वो एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं होते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूके में है। Written constitution is an enacted constitution while it was created by special body, Constitution Assembly of India, and come into beginning into force in a particular date 26 जनवरी 1950। इनेक्ट का मतलब है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक पर्टिकुलर डेट को इनेक्ट होता है, मतलब बनाया जाता है, मतलब अपनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इवॉल्व्ड। जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो समय के साथ इवॉल्व होता है, उभर कर आता है, और समय के साथ जो जो लॉ बनते जाते हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा मान लिया जाता है। इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम, वेयर एज इन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट इज सुप्रीम। जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे पार्लियामेंट की ज़्यादा चलती है, क्योंकि वहाँ पार्लियामेंट सुप्रीम होती है, जैसे यूके में। अगला है जुडिशरी हैज़ यूज पावर वेयर इट कैन डिक्लेयर एन इनेक्टमेंट ऑफ द पार्लियामेंट void और अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑल्सो एन एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे जो है जो जुडिशरी है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के पास बहुत कम पावर होती है, और इट कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉ ऑफ लेजिस्लेटर एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून को वो वॉइड डिक्लेयर कर सकती है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जुडिशरी के पास लिमिटेड पावर होती है, और लेकिन लेजिस्लेटर जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर बहुत ज़्यादा होती है। अब कॉन्सेप्ट आता है, अगला है इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड ऑर्डिनरी लॉज। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है जिस देश में, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉज बनते हैं और जो ऑर्डिनरी लॉज बनते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे इंडिया की बात करें, आर्टिकल मेंशन कर दिए, लॉ शामिल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत से लॉ बनते हैं, जैसे कि फूड सिक्योरिटी एक्ट, नरेगा एक्ट, तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं माने जाएंगे।
तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और ऑर्डिनरी लॉज दोनों अलग अलग होते हैं। वाइल अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कानून बने, जैसा भी कानून बने, छोटा या बड़ा, उसे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा माना जाएगा। इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर मे बी अ फेडरल और यूनिटरी और बोथ। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट फेडरल भी हो सकती है, यूनिटरी भी हो सकती है और दोनों भी हो सकती हैं। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केवल यूनिटरी गवर्नमेंट होगी, जैसे कि यूके में चलती है। सातवां है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड और फ्लेक्सिबल का मतलब है, रिजिड का मतलब है कठोर। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कभी कभी तो ऐसा लगता है बहुत कठोर है, बदलाव संभव नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन कहीं कहीं लगता है बहुत फ्लेक्सिबल है, कहीं कहीं बदलाव अमेंडमेंट आसानी से हो जाते हैं, कहीं कहीं बदलाव बड़ी मुश्किल से होते हैं, कहीं कहीं हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है अमेंडमेंट लाने के लिए, कहीं कहीं नॉर्मली पास कर रेजोल्यूशन पास करने से ही हो जाते हैं। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज हैव फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज हेयर पार्लियामेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉज और अमेंड एनी लॉज। ठीक है। अब रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, इन अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत डिफिकल्ट है। वाइल इन फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज इजीली। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट बड़ी इजीली पॉसिबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मिक्स ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों का मिक्स है, रिजिड भी है कहीं कहीं और फ्लेक्सिबल भी है। दैट इज फ्यू प्रोविजन कैन बी चेंज इजीली और फ्यू आर नॉट। क्योंकि अभी तक 100+ अमेंडमेंट कर चुके हैं, इसका मतलब रिजिड भी नहीं है। मतलब अगर कठोर होता तो हम एक भी अमेंडमेंट नहीं कर पाते संविधान में। तो हम 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट कर चुके हैं संविधान में, इसका मतलब रिजिड तो नहीं है। रिजिड नहीं है तो ये भी नहीं कह सकते इजी है। तो दोनों मिक्स है। इन फेडरल पॉलिटी यूजुअली द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिडल। जो फेडरल पॉलिटी होती है, जैसे कि इंडिया में है फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड ही होता है। हाउएवर इंडिया फॉलोइंग अ फेडरल प्रैक्टिस एज अ मिक्स ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर होता है गवर्नमेंट का, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन देखा गया है यूजुअली रिजिड होता है, कठोर होता है, उसमें बदलाव करना बहुत असंभव जैसा है। लेकिन इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट की प्रैक्टिस तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों को कंबाइन करके रखा गया है। मतलब कहीं कहीं तो अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कहीं कहीं सिंपली अमेंडमेंट कर दो तो वो पास हो जाता है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेटर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेटर का पार्ट होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाते हैं तो वो होते तो लेजिस्लेटर हैं, लेकिन उन्हीं में से सिलेक्ट करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जाती है, मंत्री बनाए जाते हैं। तो पहले से वो लेजिस्लेटर तो हैं, लेकिन बाद में फिर एग्जीक्यूटिव भी बन जाते हैं। तो कहा गया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर जो होते हैं, वो लेजिस्लेटर का पार्ट होते हैं। लेजिस्लेटर का पार्ट मतलब एमपी होते हैं ऑलरेडी। हुज इन While in presidential system, executive and legislature are clearly separate. लेकिन जहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है जिस देश में, वहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं और लेजिस्लेटर होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अमेरिका, वहाँ पे लॉ बनाने वाले लोग अलग होते हैं और लॉ को एग्जीक्यूट करने वाले लोग अलग होते हैं। लेकिन इंडिया में जो लॉ बना रहे हैं उन्हीं में से सिलेक्ट करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, तो वही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव सेम हो गए। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहाँ चलता है वहाँ लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव अलग अलग होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका रिप्रेजेंटेशन पीएम के द्वारा किया जाता है, मतलब पीएम मैन होता है। वाइल जो पीएम होता है मैन होता है, जो कि रियल एग्जीक्यूटिव होता है। लेकिन प्रेसिडेंट
नॉमिनल हेड होता है ऐसे गवर्नमेंट में जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। देखिए, जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा जिस देश के अंदर, वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होगा वो पीएम होगा, और जो कि रियल एग्जीक्यूटिव होगा। रियल एग्जीक्यूटिव होगा। और ऐसे देशों में प्रेसिडेंट नाम मात्र का होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है, जिसके पास कोई पावर नहीं होती है। वो जो प्राइम मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी एड एंड एडवाइस पर ही काम करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट रियल एग्जीक्यूटिव होता है, वो हेड होता है स्टेट का, उसके पास सारी पावर होती है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम मिनिस्टर्स आर फ्रॉम पार्लियामेंट ओनली। पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे कि इंडिया में है, यहाँ पे जो मिनिस्टर बनाए जाते हैं केंद्र में या राज्य में, वो पार्लियामेंट से ही होंगे, क्योंकि एमपी बन के जाते हैं पार्लियामेंट में, तो जा रहे हैं पार्लियामेंट से ही सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। और इफ नॉट दे हैव टू गेट मेंबरशिप विद इन 6 मंथ। और ऐसा कोई व्यक्ति जो ऑलरेडी एमपी बनकर नहीं आया है, सांसद बन के नहीं आया है, और उसे मंत्री बना दिया गया है, मिनिस्टर बना दिया गया है, तो उसके लिए ये कंडीशन है कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपको मेंबरशिप लेनी होगी, चाहे राज्यसभा से लें चाहे लोकसभा से लें, क्योंकि पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मिलकर बनी होती है। वाइल इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहाँ चलता है, राष्ट्रपति शासन जहाँ चलता है, मिनिस्टर्स आर नॉट फ्रॉम पार्लियामेंट। वहाँ पे जो मिनिस्टर होते हैं प्रेसिडेंट के साथ काम करने वाले, वो पार्लियामेंट से चुन के नहीं आते हैं। प्रेसिडेंट जो है अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो सब एक्सपर्ट हैं उनको अपनी मन मर्जी के मुताबिक अपने कैबिनेट में, अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल कर सकता है। वो चुनकर नहीं आते हैं जैसे इंडिया में चुनकर आते हैं, ठीक है। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम अकाउंटेबिलिटी टू लोकसभा अकाउंटेबिलिटी टू लोकसभा होती। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है ये जो मेंबर चुन के आते हैं वो लोकसभा के अकाउंटेबल होते हैं, उन्हें जवाबदेही देनी होती है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्टेबिलिटी कम होती है लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम की, पता नहीं कब सरकार गिर जाए, कब जो है लो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, कब जो है इनकी मेजॉरिटी चली जाए, तो स्टेबिलिटी कम होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, कभी भी सरकार गिर सकती है। वाइल इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेटर पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, जवाबदेही नहीं होती है उसकी, बिकॉज द इम्प्लीमेंट प्रोसेस इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट प्रोसेस, उसे हटाने की जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम की हटाने की प्रोसेस ईजी है। जैसे ही उनकी मेजॉरिटी कम दिखती है तो वो अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाते, हाउस में फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाते हैं, तो सरकार गिर जाती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर प्रेसिडेंट को इम्पीच करने वाली जो प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट है। इट मीन्स इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम अकाउंटेबिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है टिकाऊ गवर्नमेंट है सबसे ज़्यादा, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कम होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। पार्लियामेंट के लिए जवाबदेही कम होती है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है, मतलब टिकाऊ नहीं है ज़्यादा, कभी भी गिर सकती है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाली गवर्नमेंट टिकाऊ होती है, वो चलती है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को हटाने की जो प्रोसेस है, इम्पीचमेंट की प्रोसेस है, वो टफ होती है। तो ठीक है गाइज, आज हमने डिस्कस किया ये सारे कॉन्सेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सो लेंदी क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होती है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप के होते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इससे पहले भी पॉलिटी के काफ़ी वीडियोस अपलोडेड हैं ऑलरेडी चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन है आपका या कोई स्पेशल टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे
टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, इन सब पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।